दोस्तों, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो रही है अलास्का के अंदर। लेकिन पहला सवाल तो यह है कि आखिरकार अलास्का में ही क्यों, उसी जगह क्यों क्यों चुना गया है? क्या सऊदी अरेबिया नहीं हो सकता था? क्या अमेरिका का व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस नहीं हो सकता था? या फिर रशिया का मॉस्को नहीं हो सकता था? लेकिन अलास्का को ही क्यों चुना गया है? लेकिन आज जो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो रही है यूक्रेन के सौदे को लेकर, कि यूक्रेन का सौदा हो रहा है लेकिन यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को ही नहीं बुलाया गया है, बड़ा सरप्राइजिंग थिंग है। लेकिन इसमें भारत का क्या एंगल है? भारत इसमें अपनी जो डोमिनेंस है वो कैसे दिखा सकता है इनडायरेक्टली, और भारत अपने हितों को कैसे साध सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहली बात ये करेंगे कि आखिरकार ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाने के पीछे इसमें क्या हमको एक क्राइटेरिया नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये मीटिंग अलास्का में ही क्यों हो रही है? क्या ट्रंप का यह भी प्लान हो सकता है कि वो पुतिन को अलास्का में बुलाकर वहां पर अरेस्ट करवा लें? क्योंकि आपको पता है कि पुतिन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था, और फिर भी पुतिन जो थे वो मंगोलिया के अंदर गए थे। पहली बार आप याद कीजिए कि आज से 2 साल पहले पुतिन मंगोलिया के अंदर गए थे, और पुतिन ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि अगर किसी में दम हो तो मुझे मंगोलिया के अंदर आकर अरेस्ट कर सकता है। लेकिन मंगोलिया ने कहा कि मैं आज होस्ट हूं और मेरे किसी गेस्ट को अरेस्ट करने का अधिकार किसी के पास में नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें हुई थी। क्या वो वापस से वही सिनेरियो जो है वो दोहरा सकते हैं, या पुतिन की यहां पर गिरफ्तारी हो सकती है? ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उसके इतर हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार भारत का इसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, भारत इस पूरी मीटिंग को किस नजरिए से देखता है। तो हम लोग न्यू दिल्ली एंगल इन द पुतिन एंड ट्रंप समिट, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। When US President Donald Trump meets Russian President Vladimir Putin in Alaska on Friday, जो कि अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था और 49th स्टेट बना दिया गया था अमेरिका का। लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में, अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात यह है कि आखिरकार जो बेरिंग सी है, बेरिंग सी के नजदीक स्थित है, और बेरिंग सी के नजदीक स्थित होने के कारण ही आज अलास्का जो है वो किसका पार्ट बन चुका है? आज अमेरिका का पार्ट बन चुका है। लेकिन इसमें और भी कई जो है वो हिस्टोरिकल पॉइंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जुड़िए। लेकिन आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि आखिरकार हम लोग इस कोर्स के साथ में क्यों जुड़े? आपने अपने जीवन के अंदर जिन सफलताओं को अर्जित करना है, अगर वो नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं फोकस, कंसंट्रेशन की कमी या प्रॉपर गाइडेंस की कमी। तो ये जो सेशन है, ये 30 टेक्निक्स में आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, फोकस कैसे लेके आ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम लोग डेली 9 PM पर लाइव क्लास के अंदर मिलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं 30 रियल लाइफ स्टोरीज को, टेक्निक्स को और चैलेंजेस में आप लोग को देता हूं। आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मतलब कहते हैं कि टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, और जिसने आज चैलेंज किया है वही कल चेंज हुआ है। तो आप लोग एक बार जरूर इस चैलेंज को लीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अलास्का की हिस्ट्री क्या है पहले वो समझिए। एक्चुअली में अलास्का तो एक ऐसा एक जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोविंस रहा है, जहां पर तो बहुत मुश्किल है कि कोई जीव वहां पर रहे, क्योंकि पूरे हमेशा जो है, हमेशा 365 डेज वो बर्फ से ढका रहता है। तो वहां पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन मिनरल्स और रिसोर्सेस कभी ऊपर नहीं, हमेशा जमीन के नीचे पाए जाते हैं। इसलिए आज अलास्का जो है उसका पहले सौदा हो चुका है। ये चेक जो आप लोग देख रहे हैं, यहां पर इस चेक पर रकम लिखी हुई है, देखिए 720000 और डॉलर का साइन लगा हुआ है। अलास्का का सौदा 7.2 बिलियन डॉलर के अंदर ही किया गया था, 7.2 बिलियन डॉलर के अंदर। और आज अलास्का से जितना भी मिनरल्स निकल रहा है उसकी कीमत 50 मिलियन डॉलर है, 50 मिलियन डॉलर। आप समझ सकते हैं कि इससे भी कई गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी अलास्का यूएसए का पार्ट बना, इसका बड़ा विस्तार से देखेंगे। अब देखिए रशिया, अब रशिया तो यहां पर है और अलास्का यहां पर है। यह है बेरिंग स्ट्रेट। अब एक्चुअली में क्या है, पहले आपको रशिया को समझना पड़ेगा कि रशिया से क्या गलती हुई। रशिया हमेशा अपने आप को एक्सपांड करने के अंदर लगा हुआ था। यह बात है 18 की बात है, 18 के अंदर। तो 18वीं शताब्दी के अंदर जिस समय रशिया ईस्टर्न एक्सपांशन के अंदर लगा हुआ था, वेस्टर्न एक्सपांशन के अंदर लगा हुआ था, खास तौर पर जो बाल्कन कंट्रीज थी उनके ऊपर वो अटैक करके उनको एनकोर्ज करना चाह रहा था, वहां तक अपना एक्सपांशन करना चाह रहा था। इसका सबसे पहले जो विरोध किया था वो टर्की ने किया था,
और टर्की ने फिर एक वॉर जो है वो डिक्लेयर किया अगेंस्ट रशिया। और उसके बाद में टर्की के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग रशिया के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो बाल्कन कंट्रीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। और इससे रशिया काफी परेशान हुआ। उस वॉर के अंदर फाइनली इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया, पेरिस ट्रीटी हुई, और पेरिस ट्रीटी के अंदर इकोनॉमिक बर्डन रशिया के ऊपर डाल दिया गया। उसी इकोनॉमिक बैलेंस को, वो जो इकोनॉमिक बर्डन इसके ऊपर डाला गया रशिया के ऊपर, उसी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए उसने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया, और उसके साथ में अलास्का की ट्रीटी साइन हुई, और 1867 के अंदर अलास्का दे दिया गया किसको, अमेरिका को। ये बड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। तो 1867 के अंदर ये किसके पास में चला गया, यूएसए के पास में, जो कि महज और महज कितना, 7.2 बिलियन डॉलर के अंदर। ये जो पेशकश की गई थी रशिया की तरफ से वो 10 बिलियन डॉलर की गई थी, लेकिन फाइनली जैसे जमीन का सौदा होता है वैसे ही जमीन का सौदा हुआ। लेकिन अलास्का की आखिरकार ये कीमत कैसे तय की गई, रशिया ने पहले अपने साइंटिस्ट को यहां पर भेजा कि जाओ और ये देखो कि कितने मिनरल्स वहां पर है। तो मिनरल्स की कैलकुलेशन की गई, कितने रिसोर्सेज वहां पर है, और उसके हिसाब से उन्होंने जो रकम डिसाइड की वो 10 बिलियन डॉलर थी। लेकिन फाइनली नेगोशिएट करके यूएसए ने उसको अपना 49th स्टेट बनाया 7.2 बिलियन डॉलर के अंदर, और आज उससे 50 मिलियन डॉलर जो है वो क्या करता है, कमाई करता है। ये बहुत ज्यादा है। तो ये तो बात रही कि यूएसए के पास में क्या आ चुका है, अलास्का आ चुका है। तो रशिया का पहले पार्ट हुआ करता था, इसीलिए आज जो पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है वो अलास्का के अंदर 15 अगस्त को हो रही है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या 15 अगस्त को पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कंडीशन में पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि पुतिन कोई राह चलता व्यक्ति नहीं है जिसको बुलाकर और पुचकार कर अरेस्ट करवा दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। पुतिन ने पहले ही जो है सब कुछ चीजें क्लियर कर दी होंगी कि मैं उसी शर्त पर आऊंगा जब मेरी शर्तें भी मानी जाएंगी। और ट्रंप जो है वो आज देखिए इस तरीके से नेगोशिएट करेगा कि उसकी बात रह जाए। वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहता है। जब भी दो देशों के बीच में कोई युद्ध चल रहा होता है, अपने आप को वो लीडरशिप में दिखाने की कोशिश करता है, और खुद की बात ये सामने निकल कर आए कि देखो मैंने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया है, और ये वॉर तभी रुकेगा जब रशिया को वो कुछ टेरिटरीज, 4 जो प्रोविंस हैं यूक्रेन के, वो दे दिए जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि 4 नहीं तो 3 दे दिए जाए, कहीं ना कहीं तो नेगोशिएशन होगा। तो यूक्रेन की जमीन का सौदा अलास्का के अंदर होने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर ट्रंप की गिरफ्तारी होना बहुत मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, फिर कोई रुकने के चांसेस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया का इसमें क्या हम लोग एंगल देख के चल सकते हैं। अब देखिए, भारत ने इस मीटिंग का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो जाए कि आखिरकार यूक्रेन और रशिया का वॉर कब तक चलने वाला है, कब सीज फायर होगा। क्योंकि रिसेंटली ज़ेलेंस्की और मोदी जी की बातचीत हुई है, 11 अगस्त को दोनों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन इससे पहले जस्ट बिफोर डेज आफ्टर कॉल विथ पुतिन, ठीक है। तो पीएम मोदी स्पीक्स विथ यूक्रेनियन ज़ेलेंस्की डेज आफ्टर कॉल विथ, फिर बाद में पुतिन के साथ में बातचीत हुई। मतलब पुतिन के साथ में भी कांटेक्ट में है, ज़ेलेंस्की के साथ में भी कांटेक्ट में है। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम लोग नेगोशिएट जो है उसी शर्त पर करेंगे कि हमारी कोई भी टेरिटरी रशिया के पास में नहीं जाएगी, और हमारे जितने भी सैनिक वगैरह हैं जो रशिया के पास में, वो वापस से हमारे पास में लौट आए। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि हम लोग जो डिसीजन लेंगे उस पर क्या पीएम मोदी हमारे साथ में रहेंगे। तो फिर मोदी जी जो है वो कहते हैं कि ठीक है, एक बार आप नेगोशिएट तो करो, फिर देखते हैं कि क्या हालात रहते हैं। लेकिन भारत जो है इस मीटिंग को लेकर आखिरकार किस तरीके से देखता है। तो ज़ेलेंस्की ने हाल ही में एक लेटर जो है वो लिखा था। ये लेटर वैसे तो पुराना है, थोड़ा समय इसको बीत चुका है, लेकिन ये लेटर जो है वो पीएम मोदी के लिए लिखा गया कि आई हैड ए लॉन्ग कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, वी डिस्कस्ड इन डिटेल ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज। मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो डिस्कस किए गए। आई इन्फॉर्म अबाउट द रशियन अटैक ऑन आवर सिटीज, मतलब रशिया जो अटैक कर रहा है हमारे विलेजेस के ऊपर, हमारे सिटीज के ऊपर। अबाउट यस्टरडेज स्ट्राइक ऑन द बस स्टैंड, इस तरीके से वो पूरा इसमें सिनेरियो बता रहे हैं। तो इंडिया का एंगल इसमें क्या निकल कर आता है। पहली बात तो ये है कि रशिया जो है उससे हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, और रिसेंटली क्या हुआ, रशिया से होने वाले ऑयल इंपोर्ट को भारत ने रोक दिया। यहां तक कि रशिया से एक शिप जो है वो इंडिया के अंदर आ रही थी, उसको बीच रास्ते में रोक दिया गया और वापस से रशिया भेज दिया गया। फिर ट्रंप का ये बयान आया कि हमने दबाव बनाया, प्रेशर बनाया इंडिया के ऊपर, और
प्रेशर के चलते रशिया से ऑयल जो है इंडिया ने नहीं लिया। फिर इंडिया का इसमें जवाब क्या दिया इंडिया ने कहा कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हमको रशिया से भी सस्ता ऑयल मिल रहा था, इसलिए हमने उन देशों को चुन लिया है रशिया के बिहाफ पर। अब 21 अगस्त को जयशंकर जो है वो जा रहे हैं कहां पर, मॉस्को के अंदर। इससे पहले अजीत डोवाल भी जा चुके हैं मॉस्को में, पुतिन से बातचीत कर चुके हैं, और अब एस जयशंकर जो है वो भी कहां पर पहुंच रहे हैं, मॉस्को के अंदर। 21 अगस्त को मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात के अंदर एस जयशंकर ये पूछेंगे कि भाई ठीक है 15 अगस्त को पुतिन से ट्रंप से क्या बातचीत हुई, तो उसमें क्या हमको करना है ये बताइए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग हमारी इकोनॉमी को ऊपर बूस्ट अप करना चाहते हैं, और इसके लिए हमको रशिया से भी इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे रखने हैं। हमको रशिया से सस्ते दाम में क्रूड ऑयल लेना है, उसको रिफाइन करना है और अलग अलग कंट्रीज में बेचना है। हम लोग अमेरिका से भी समर्थन चाहते हैं, हमको डिफेंस चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको एआई चाहिए, इसलिए अमेरिका के साथ में भी हमको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। तो ये जो मीटिंग है अगर वो सक्सेसफुल होती है तो भारत का इसमें फायदा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो रशिया के साथ में भी अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाएगा और अमेरिका के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं असफल होती है तो फिर यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ाए जा सकते हैं, जिसके चलते रशिया और इंडिया के बीच में जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, वो कहीं हद तक कम हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी यूएसए का प्रेशर रहेगा। और यूएसए का प्रेशर इसीलिए रहेगा क्योंकि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और हमारा ट्रेड पहले से कम हो चुका है। हम लोगों को इंडिपेंडेंटली अब जो है अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा ताकि अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। लेकिन ये अचानक से नहीं होगा, हथेली पे सरसों नहीं उगेगी, हमको थोड़ा समय लेना पड़ेगा और धीरे धीरे अमेरिका से हमको दूर होना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अगर ऐसे हटे तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी डाउनफॉल की तरफ आ सकती है। इसीलिए ये जो मीटिंग हो रही है इसमें रशिया के साथ में ट्रेड करना, यूएसए के साथ में डिफेंस और टेक्नोलॉजी को शेयर करना, ये हमारे लिए दोनों प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेक यही कहता है कि अभी देखिए फरवरी 2022 के अंदर हमने क्या किया था, वहां से ऑयल को इंपोर्ट किया था, है ना, और उसके बाद में बहुत सस्ते दाम पर हमने उसको खरीद लिया था। और अब देखिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि ठीक है रिलेशन जो है रशिया के साथ में अच्छे रहे। इंडियन रिफाइनरीज आर एस्टिमेटेड टू हैव सेव $17 बिलियन ओवर 3 ईयर्स, मतलब हमने पिछले 3 साल के अंदर $17 बिलियन जो है इसको बचा लिया है फ्रॉम 20% डिस्काउंट ऑफर बाय मॉस्को से हमको जो ऑयल मिला वो 20% डिस्काउंट में मिला और उसके चलते हमने उसी ऑयल को रिफाइन करके बेच भी दिया, जिससे हमने रशिया से भी पैसा कमाया और तेल बेचकर भी पैसा कमा लिया। तो दीज सेविंग्स हैव हेल्प कीप डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस, और हमने क्या किया, इससे हमारी जो डोमेस्टिक प्राइसेस थी उनको स्टेबल किया, क्योंकि जो पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, वो लगातार ऊपर बढ़ रहे थे, उनको हमने कांस्टेंट रख दिया, स्टेबल कर दिया। नहीं तो आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 110 के ऊपर चली जाती, 115 120 तक पहुंचती, लेकिन उसको क्या किया, स्टेबल किया, और रशिया ने इसमें हमारी काफी मदद की है। तो सीधी सीधी बात है कि अभी जो मुलाकात चल रही है ट्रंप और पुतिन के बीच में 15 अगस्त को, उसके रिजल्ट्स के बाद में ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार इंडिया का अगला मूव क्या है। पहली बात तो ये है कि इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट रहना क्यों है। हम लोग डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनडायरेक्टली जो है हमारी वहां पर पहुंच जो है वो बन रही है। वैसे तो भारत आज तक नॉन अलाइंड रहा है, किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमेशा हम लोग नॉन अलाइंड रहे हैं। ये पहली बार होगा जब भारत किसी देश का पक्ष लेगा और अपना ओपिनियन वहां पर रखेगा। तो भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। भारत जैसे जैसे पावरफुल हो रहा है वैसे वैसे अपना पक्ष रखता जा रहा है। तो आप देखिए कि हम लोग अब डोमिनेंस की कंडीशन में धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब हम लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं जहां पर बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है ओवल हाउस के अंदर जाकर पाकिस्तान के जैसा असीम मुनीर है वो जाकर बार बार भी मिल रहा है, खैर वो पाकिस्तानी कहानी अलग है, वो खैर देश ही अलग है, पता नहीं चल ही क्या रहा है, उसका कोई अते पते नहीं है। चलो आप लोग मेरे डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। जैसे रतन टाटा है, बिल गेट्स है, उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से डीप वर्क के थ्रू वहां तक ऊंचाई तक पहुंचाया है। ठीक है, फोकस कूपन कोड यूज कीजिएगा, 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।